हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो बेसिकली हम जानेंगे कि इस टॉपिक के अंदर है क्या और हमें इसमें कहाँ तक पढ़ना है। क्योंकि एमकॉम के अंदर आप जब भी पेपर देने जाओगे तो यू हैव टू नो कि आपको सारे के सारे टॉपिक्स आते हो। देखो, सबसे पहली बात, आपको सारे के सारे टॉपिक्स आना चाहिए। ऑल्दो हमें पता है कि पेपर का पैटर्न क्या होता है कि 9 क्वेश्चंस होते हैं अप्रॉक्सीमेटली टोटल, उसमें से 5 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने होते हैं। बट कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हमने ऐसे क्वेश्चन देख लिए। मेरा ये मानना है कि आप जब पेपर देने जा रहे हो ना, आपको 101% सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि यार मुझे एक क्वेश्चन छोड़ के आ गया, मैं 2 क्वेश्चन छोड़ के आ गया। नहीं, आपके पास इनफ टाइम है, आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ऐसा हो गया कि आपको 4 क्वेश्चन आते हैं लेकिन 5 क्वेश्चन नहीं आते। तो अगर आपको सारे कंसेप्ट के बारे में एटलीस्ट मतलब पता होगा तो आप लिख के आ सकते हो। ठीक है, आप छोड़ के नहीं आओगे। और सिंपल सी बात है कि अगर आप लिख के आओगे तो ही आपको नंबर मिलेंगे, ऐसे कोई नंबर नहीं देगा आपको। तो अब बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की। और ये भी बात याद रखना कि हर क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए नहीं होता कि आप हर क्वेश्चन को इतना पढ़ लो कि 20 मार्क्स मिलेंगे। कोई कोई क्वेश्चन शॉर्ट नोट पे आते हैं, 5 या 10 नंबर में भी आ जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की। ऑर्गेनाइजेशंस इज डिवाइडेड इनटू वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। जो एक इंस्टीट्यूट होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स के अंदर बटा हुआ है, बांटते हैं इस अकाउंटिंग के अंदर। अब इनका क्या होता है जैसे कि मैंने बोल दिया कि भाई कॉस्ट सेंटर, फिर मैंने बोल दिया रेवेन्यू सेंटर, मैंने बोल दिया इन्वेस्टमेंट सेंटर। ये क्या है? अब जब कॉस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, प्रोडक्ट की कॉस्ट हो रही है या मेरी ओवरऑल कॉस्टिंग आ रही है, कंपनी की जो भी खर्चा हो रहा है, जो भी जिम्मेदारी होगी सिर्फ वो कॉस्ट सेंटर वाले बंदे की होगी। वो एक बंदा नहीं होता, वो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। ठीक है, अगर मुझे कॉस्ट के बारे में जानकारी चाहिए, उसके लिए मैं कहता हूँ कि कौन जिम्मेदार होगा। कुछ भी चीज़ मुझे पूछनी होगी, भाई ये ज़्यादा क्यों आ रहा है, कौन जिम्मेदार है, वो बताएगा प्रॉपर कि भाई इसमें ज़्यादा खर्चा होगा तो इसके कारण हो गया, मेरे लेबर्स ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं सैलरी की, इसके कारण मेरे कॉस्टिंग बढ़ गई। तो ये सब चीज़ें बताएगा। ठीक है, अब actual performance of each responsibility center is recorded and communicated to the executive concerned, and actual performance is compared with the goal set। अब सबको पता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, वो अपने स्टैंडर्ड्स को मीट करता है कि यार जो उसने गोल सेट किए थे और जो अब रियल में वो परफॉर्मेंस दे रहा है, क्या वो उसके बराबर है कि नहीं है। अगर जो भी डिफरेंस आता है तो वो देखता है कि यार ये क्यों आ रहा है डिफरेंस। अगर डिफरेंस पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि आपने कुछ गेन किया है, तो अच्छी बात है। अगर नेगेटिव है तो यू हैव टू चेक ना। ठीक है, अब इफ़ लेस परफॉर्मेंस देन देयर नेम इज कन्वेन टू दी टॉप मैनेजमेंट। अब मेरी बात सुनो, मैंने बोला कि कोस्टिंग के अंदर एफिशिएंटली वर्क नहीं हो रहा, हमारी कॉस्ट बच सकती है, लेकिन वो कॉस्ट सेंटर वाले लोग इतनी ढंग से कैलकुलेशन नहीं कर रहे, इतनी ढंग से वो अपना तरफ से एफर्ट नहीं दिखा रहे जिससे कि कॉस्ट उनकी कम हो, जबकि कॉस्ट की कम होने की गुंजाइश है। तो होगा क्या एट द एंड, होगा क्या आप ये बताइए मुझे। जो भी, जैसे मैंने बोला कॉस्ट की बात है, तो कॉस्ट सेंटर वाले जो टॉप मैनेजर, जो कॉस्ट सेंटर का जो मैनेजर होगा, जो उसका लीडर होगा, आप उसकी शिकायत अपने टॉप मैनेजमेंट से बोल सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा, वो अकाउंटेबल होगा और उसको जिम्मेदार, उसको बताना पड़ेगा कि ऐसा क्यों कर रहा है उसने। अगर उनको कोई फॉल्ट दिखता है तो वो उसको नौकरी से निकाल भी सकते हैं। ठीक है, एक इसका कहने का सिंपल सा मतलब है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको क्या मतलब समझ में आ रहा है? भाई किसी की जिम्मेदारी है, तेरे को एक काम दिया है, तेरे को उसकी जिम्मेदारी है। अगर कल को तेरे से कोई पूछता है कि भाई, जैसे कोई भी टीचर समझ लो, अब कोई स्कूल में टीचर पढ़ाता है, सरकारी स्कूल में इंस्पेक्शन के लिए लोग आते हैं, तो वो ये बोलेंगे कि भाई जब तेरा काम है कि तेरे को 10th स्टैंडर्ड की सब्जेक्ट पढ़ाना है, तो आपने कितना पढ़ाया? तो आप बता तो सकते हो कि सर मैंने ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया, मेरे 2 चैप्टर बचे या 3 चैप्टर बचे। तो अकाउंटेबल हूँ मैं। अगर मैं कल को, बच्चे कहेंगे यार मैंने भी नहीं पढ़ाया कुछ, बच्चे भी कह रहे सर कुछ नहीं पढ़ाते, तो वो क्या करेंगे? वो नौकरी से निकालेंगे ना, सिंपल सी बात है, उनके लिए तो बोझ बन गया वो। तो यही सब चीज़ें चलती है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, टाइमली एक्शन लिया जाता है, डिलेड नहीं होता। अब मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स के कुछ बताता हूँ पार्ट्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बेसिकली 3 पार्ट्स में बटा होता है। एक होता है कॉस्ट सेंटर, एक होता है रेवेन्यू सेंटर और एक होता है इन्वेस्टमेंट सेंटर। कॉस्ट सेंटर क्या करता है? कॉस्ट सेंटर का होता है, इसके अंदर ये सबसे निचले स्तर पे होता है। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स कॉस्टिंग। रेवेन्यू सेंटर क्या होता है? ये मिडल लेवल पे होता है, इट इन्वॉल्व्स कॉस्टिंग प्लस प्रॉफिट।
अब एक होता है इन्वेस्टमेंट सेंटर, ये इंक्लूड करता है दोनों को। अब देखो मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल बताऊंगा मैथमेटिकल के तरीके से, आपको इजी हो जाएगा समझने के। अब मुझे बताओ, एक होता है कॉस्ट, एक होती है रेवेन्यू। कॉस्ट और रेवेन्यू में आप क्या समझे? मैंने बोला खर्चा, और एक मैंने बोला सेलिंग करी है मैंने कोई चीज़। अब मुझे बताओ, जो मैंने 10 रुपये की चीज़ खरीदी तो दैट इज़ माई कॉस्ट। अगर मैं उसको 20 रुपये में बेचता हूँ तो वो मेरा क्या है, वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, मेरा 20 रुपये रेवेन्यू जनरेट है। लेकिन जो 10 रुपये फालतू मैंने बेचा है ये मेरा क्या है, प्रॉफिट है। तो सबसे निचले स्तर पे हम देखते हैं कि हमारी कॉस्टिंग क्या आ रही है, ठीक है। सेकंड मिडिल लेवल पे हम देखते हैं कि हमारी कॉस्टिंग प्लस प्रॉफिट क्या है। सिंपल सी बात है भैया, ये इसमें हमारी बेसिकली सेलिंग की बात बता रहा है, हमने कितने में बेचा। 10 रुपये की चीज़ मैंने 20 में बेची, मैंने 10 रुपये फालतू में बेची, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 10 रुपये है मेरा वो मेरा प्रॉफिट है। अब थर्ड लेवल पे क्या होता है, इसमें ये दोनों चीज़ें देखी जाती है, और ये सबसे हाईएस्ट लेवल होता है। इसके अंदर पॉलिसी मेकिंग होती है। कल को उनको लगता है कि यार हमने जो माल लेकर आ रहे हैं, जो भी हम सप्लायर से लेकर आ रहे हैं, बहुत सारे सप्लायर्स बैठे हैं मार्केट में, जो हमें माल दे रहा है, इसके पास हमारा कॉन्ट्रैक्ट है 6 मंथ्स का। आफ्टर एक्सपायर ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट हमको क्या करना है, हमें दूसरा कॉन्ट्रैक्ट सप्लायर ढूंढना पड़ेगा जिसके पास कॉस्टिंग कम आएगी हमारी। तो मतलब कि ये पॉलिसी मेकर्स होते हैं, ये बहुत हाईएस्ट लेवल के होते हैं, सबसे टॉप लेवल होते हैं, ये एग्जीक्यूटिव, ये सीईओ लेवल के बंदे होते हैं, ठीक है। ये दोनों इसके पास अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, ये इन दोनों को चेक करता है, उनको लगता है कि कोई पॉलिसी के अंदर चेंज करने की ज़रूरत है तो वो चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू डैट, ठीक है। ये छोटा सा कंसेप्ट था, आप इसको एक बार देखोगे, जो मैंने बोला वो समझो। मैं कह रहा हूँ आप इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको, आप एक बार देखोगे ना आप खुद करके आओगे। और देखो, जो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के 3 पार्ट्स पर डिवाइड किया है ना, आप इसका एक डायग्राम बना सकते हो। पेपर में स्पेस गिरेगी और आपने जो लिखा है ये टेक्निकल लैंग्वेज है, ठीक है। आप क्या करोगे, बीच में एक सर्कल बना दोगे, हाथ से बना देना, सर्कल बना के रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर लिख दो, या तो बॉक्स बना देना, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर लिख देना। उसके आसपास 3 एरो बना देना, जिससे कि एक आ जाए समझ में कि भाई ये लोअर लेवल है, ये मिडिल लेवल है, और ये टॉप लेवल है। आप कुछ भी बना सकते हो, आप ट्रायंगुलर बना सकते हो, सबसे नीचे दिखा दो लोअर लेवल, फिर मिडिल लेवल, फिर हायर लेवल। तो ये बन सकती है बहुत सारी चीज़ें, इनोवेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप पेपर में अपना क्वेश्चन का आंसर कैसे प्रेजेंट करते हो, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।